ओके, सो लास्टली हमने क्या बात करी थी? मैंने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करी थी, है ना? फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं, है ना? मतलब किस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चार्ज डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने बात करी कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है उसका कंपैरिजन किया, देन वी गॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज 10 टू द पावर 43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? फिर हमने बात करी, क्या थी बात? ये सही है, खराब हो गया। फिर हमने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जो है एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन निकाला था वो क्या था? अ, जो एस्केप वेलोसिटी दैट वाज रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि जो आपका एस्केप वेलोसिटी था दैट वाज रूट 2 जीएम अपॉन कैपिटल आर, है ना? और वो जो था आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी था दैट वाज रूट जीएम अपॉन आर। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा हट के, लाइक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना? कि जैसे आप बोला जाए कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाए, जैसे कि अ, एक गामा रे हो गई और एक एक्सरे हो गई, तो बोला जाएगा जो बॉडी आपकी सामने आ रही है इन दोनों रेस में, तो कौन ज्यादा जो है डिस्ट्रक्ट करेगी बॉडी? तो उसको कैसे डिफाइन करते होते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं एनर्जी होता है, उसके थ्रू से पेनिट्रेशन पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पेनिट्रेशन पावर मतलब आपके ऊपर वेव गिरी और उसने कितना इम्पैक्ट डाला। जैसे एक पहले आप देखो, एक होता है लेजर लाइट, है ना? लेजर लाइट से हम लोग कट करते होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं मजबूत ऑब्जेक्ट्स को। अगर जो आप देखो क्या बोलते हैं हीरा, हीरा जो है डायमंड, डायमंड सबसे ज्यादा कठोरतम इसमें माना जाता है कि इट्स वेरी क्या बोलते हैं टेंसाइल एंड क्या बोलते हैं रिजिड। तो उसको भी जो है तोड़ने के लिए वी यूज दिस लेजर लाइट, है ना? तो वो क्यों यूज करते हैं? उसकी इंटेंसिटी, उसका जो क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का काम क्या होता है कि इसमें जो है जो ऐसे स्टार्ट होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे देखो आपका जो सोलर पैनल है ना? सोलर पैनल्स जो होते हैं इसमें कैसी लाइट गिरती होती है? इसमें विजिबल लाइट, है ना? जो आप देखोगे एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो इसमें ये होती है जी एक्स यू डी आई एम एंड देन, ठीक है, गामा रेज, फिर आपका हो गया एक्स रेज, फिर ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, इसको ऐसे याद करो जी एक्स यू बी आई एम आर, है ना? फिर ये हो गया आपका विजिबल, फिर ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया आपका माइक्रोवेव्स, और ये हो गया आपका रेडियो।
ठीक है। सो दिस इज द फुल फॉर्म, और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और कौन सा किस रेंज में काम करता हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कि आप पूछेगा भाई सोलर पैनल चार्ज हो रहा है, किस रेडिएशन के थ्रू जो है ज्यादा चार्ज होंगे। तो अब उस केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो जो आपका क्या सोलर सेल होता है, वो बेसिकली सिलिकॉन, जो ये काले काले ही होते हैं ना पत्ते से, आप देखोगे उसमें स्ट्रैप ऐसे चकत्ते चकत्ते होते हैं ना, काले काले, है ना, तो वो होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन को जो है आप अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है सोलर से बहुत ही कम जगह जो है फैब्रिकेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वो चलो हम बाद में बात करेंगे उस चीज की कि क्यों ये सब चीजें डिफिकल्टीज आती हैं, सोलर पैनल इतना महंगा क्यों, है ना। और जो ऊपर भेजे जाते हैं स्पेस वगैरह में, वो सोलर पैनल के थ्रू ही जो है ऑपरेट करते हो, तो वो भी चीजें हैं, है ना। तो अभी देखो क्या है कि ये GX UV IMR, तो ये जी मतलब गामा रेस। जो गामा रेस है तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है, लेमडा लीस्ट एंड फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। ठीक है, दो चीजें, लेमडा लीस्ट और एन हाईएस्ट, है ना। तो लेमडा लीस्ट का मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ लीस्ट मतलब अगर जो वेव ऐसे है ना, इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो इसका ये बहुत ही कम होता है ऐसे करके। मतलब ये जो एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, दैट इज योर वेवलेंथ। अगर जो पार्टिकल इस माध्यम में मूव कर रहा है, जैसे पार्टिकल ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर जो ये यहां से यहां तक आया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आया, तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल, तो दैट इज इट्स वेवलेंथ, है ना। और इट इज मिनिमम इन केस ऑफ गामा रेज। ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवृत्ति, है ना। लेमडा को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और जो आपको फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी था पहली क्लासेस में, है ना। अब देखो क्या है कि इसके थ्रू जो है, अगर जो आप एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ गामा रेज, है ना, तो एनर्जी ऑफ गामा रेज वेरी हाई, बिकॉज एनर्जी जो है होती है आपकी, वो प्रोपोर्शनल होती है या इक्वल मान लो एच एन, है ना, या एच न्यू भी लिखते होते हैं कुछ लोग, एच न्यू ऐसे। कोई कोई जो है फ्रीक्वेंसी एन को न्यू से भी रिप्लेस करता है, कोई कोई एन लिखता है, या कोई कोई एफ भी लिखता है, एच एफ। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरह से उसको लिख रहे हो। ठीक है, तो अब अगर यहां देखोगे तो ये क्या है, इसके प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी जो है आपकी फ्रीक्वेंसी के अगर प्रोपोर्शनल हुई, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट तो एनर्जी भी हाईएस्ट। तो अगर जो बॉडी पे गिरेगी इस पर्टिकुलर एनर्जी की वेव, अगर जो बॉडी पे जाएगी तो क्या करेंगे वो पेनिट्रेट कर देगी। सो अब देखो गामा रेज कहां कहां होती है, सोर्स ऑफ गामा रेज, हाँ, मतलब एक्सरे का तो बहुत ही, आप देखो ये जस्ट इसके पास में ही है ना, GX एक्सरे, मतलब अगर जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर देते हो तो एक्सरे भी जो है वो गामा रेज की कन्वर्ट हो जाती है। एक्सरे सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हैं इस टाइम पे, देखो एक्सरे, रेडियो वेव, तो आपका ये रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ दैट, और विजिबल तो चलो है ही। माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हो? खाना बनाने में, है ना। खाना बनाने में जो है जो माइक्रोवेव ओवन होता है, इसी
इसको होता है। ठीक है, अब अगर जो आप उस पर स्टील रखोगे, कभी स्टील रखिए उसके अंदर रखना मत, ठीक है, तो टूट जाएगा पूरा वो, क्योंकि वो बेसिकली कंडक्ट कर जाता है, उसके अंदर जो है करंट फ्लो एक तरीके से मीडियम बन जाता है वो प्लेट आप। तो उसके अंदर हमेशा बोलते हैं कि आप कैसा बर्तन रखोगे, फाइबर का, है ना, सो दैट इट विल नॉट कंडक्ट, है ना, एल्यूमिनियम, कोई भी ऐसा नहीं रखेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी का आपका कंडक्टिंग इकाई हो, तो उसको हम नहीं आप रखते हो। तो माइक्रोवेव हो गया। आप देखो एक्स रेज क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा GXUVIMR। इधर आएंगे तो हमारा एन बढ़ेगा, है ना, एन मतलब आवृत्त, है ना, और इधर आएंगे एन बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इससे बहुत सारी चीजें जो है आपके क्लियर रहती है। GXUVIMR, लैम्डा इज, ठीक है, तो ये जो है आपका लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। ठीक है, हिंदी गलत हो सकती है, इससे ज्यादा ऑर्डर मिस करना आपको, ठीक है, ठीक है, तो और गामा को ऐसे लिखते हो, है ना, और गामा रेज, जो वेवलेंथ होती है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, और गामा रेज लैम्डा इज 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। हाँ बेटा, अच्छा तो अभी क्लास में, ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग लेफ्ट अगर 10 to the -12 मीटर है ना, तो इसके अनुसार एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है, एच सी और लेमडा, ठीक है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, देखो आर्ट साइड में, मतलब आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो ना, नहीं हो ना, हो, नहीं हो ना, हाँ, तो देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, ये होता है आपका वेवलेंथ, यहां से लेके एक ऑसिलेशन में पूरा की गई दूरी, हो गई वेवलेंथ, ठीक है, इस तरह से दूसरा ऑसिलेशन में फिर ये वेवलेंथ हो गई, है ना, ये कितनी वेवलेंथ हो गई, तो है ना, लेफ्ट इक्वल्स टू कितना हो गया, अगर इसको 1 यूनिट माने तो इट इज लेम्डा इक्वल्स टू 2, है ना, और अगर जो इसको हम ये बोला जाए कि 1 सेकंड में जो है एक पूरा कर रही है ना, या 0.5 सेकंड में, ये देखो मतलब 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो जा रहा है, मतलब कितनी बार जो है यहाँ से पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर जा रहा है, मान लो 2 बार मूव कर रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 2, ठीक है, अगर 3 ये बन जाए ऐसे ही, है ना, वो ऐसे जोड़ने की इसी शेप के बने, ऐसे ऐसे ही बन सकते, ठीक है, तो इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो लैम्डा कितने हो गए, एक लैम्डा, फिर दूसरा लैम्डा, फिर तीसरा लैम्डा, 3 लैम्डा,
और फ्रीक्वेंसी मतलब एक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ना, एक ऑसिलेटर ट्रेवल करने में कितना टाइम, वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखो जो ये तो हमारा आ गया, हमने लेमडा कितना निकाला था, 10⁻⁻12 मीटर। इसके करस्पॉन्डिंग में जो एनर्जी निकालें ये हो गया hc/लेमडा। जो h होता है उसकी वैल्यू होती है 6.64 10⁻⁻34। ठीक है, और इसको बोलते हैं जूल सेकेंड। और c होता है, ये होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर लेमडा जो होता है आपका इट इज 10⁻⁻12 मीटर। फाइन। सो अब अगर जिसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकालोगे तो इट इज 6.64 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8 divided by lambda, that is 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा थोड़ा बताना। 6.64 into 3 into 10⁻⁻, का ये हो गया 26 और प्लस 12 है ना, 26 प्लस 12, 26 प्लस 12 ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करो, इतनी जूल। ठीक है, और देखो ये क्या है, अगर इसको कंपेयर करोगे इससे, आप देखो इसको एक ये डेटा लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप ये समझ पाओ कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, और एनर्जी के हिसाब से आप उसकी पेनिट्रेशन पावर वेव्स की कितनी है। अब जैसे एमआरआई होता है ना, एमआरआई होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है। इसमें क्या होता है, देखो एमआरआई में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हार्ट उससे जोड़ो आप, हर चीज का देखो कहीं ना कहीं यूज है, सेम वेव्स का हर जगह यूज है। आप सीटी स्कैन करवाते हो, सीटी स्कैन कराया होगा किसी ने, करा किसी का हुआ सीटी स्कैन? नहीं होगा, चलो अच्छी बात ना होगा। ठीक है, तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटी स्कैन, हाँ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। उसमें क्या होता है, इसमें एक्सरे यूज करते हैं। एक्सरे क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का सोर्स होता है जो कि ऐसे से घूमता रहता है, उसमें बहुत तेज एक्सरेज जो है घूमती रहती है। वो क्या करती है, आपकी बॉडी उसके अंदर जाती है। ठीक है, तो एक्सरेज की एक ऐसा नहीं कि उसमें जो हम लोग वेवलेंथ को मॉनिटर ना करें, वेवलेंथ को हमें मॉनिटर करना पड़ता है। जो हम देख रहे थे GHCP IMR, तो उसमें एक्सरे की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ रेंज होती है, जो भी हाईएस्ट आप फ्रीक्वेंसी की एक्सरे डालते हो अब तो मनी जाएगा आदमी इसके अंदर। एक होती सॉफ्ट एक्सरे और एक होती हार्ड एक्सरे। तो हमें ये देखना है कि ह्यूमन बॉडी किस एक्सरे वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने ये निकाला, क्या बोलते हैं, गामा रेज के करस्पॉन्डिंग इतना, अब इससे तो कुछ भी कहीं भी डालो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी हाई। ठीक है, अब इस डेटा को हम थोड़ा सा, देखो कैलकुलेशन ठीक है सब कुछ ठीक है, तो एक बार जो है हम इसको लिख के रहना। ठीक है, 19 पॉइंट क्या है, 19.92 into 10⁻⁻14 जूल। ये हो गई एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू गामा रेज। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? मतलब हमने क्या किया, नहीं समझ रहा? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, तो इस लाइट में जरूरी नहीं कि आपकी विजिबल लाइट ही हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी वेव्स। तभी देखो ओजोन जो है ना, ओजोन परत क्यों है, क्योंकि वो हमें यूवी रेज से बचाती है ना, तो पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। तो अब अगर जो वो किरणें भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो किरणें आ रही हैं, उसको मेजर किया, तभी तो बोला कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, इसी वजह से जो है वो रेस जमीन पे आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स तो है ही है जिनके थ्रू हम ये जस्टिफाई कर पाते हैं, हाँ इस तरह की वेवलेंथ आ रही है। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है जिस आप बेसिकली ये बता सकते हो कि हमारे लाइट में किस तरह के रेडिएशन मौजूद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अलावा माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, हर तरह का रेडिएशन होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स, वो कितना दूर ट्रेवल कर सकता है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेवलेंथ ज्यादा है तो ट्रेवल तो दूर तक करेगा, है ना। जैसे आपका गामा रेस है, वो सूर्य के पास दूर निकले हैं, वो दूर क्यों नहीं आ पाती, बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। उसके पास वेवलेंथ कम होगी तो वो दूर तक चलेगी, भाई वेवलेंथ तो ये हो गई ना, वेवलेंथ ये हो गई, ठीक है। तो अगर जो ये कम हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, तो ये कम दूरी ट्रेवल करेगी, इसकी एनर्जी और तो ज्यादा होगी बट इट विल ट्रेवल लेस। तो सूर्य के पास जाओगे तभी तो बोलते हैं आप जल जाते हो, जलना इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। आप अगर सूरज के पास जा रहे हो, अगर एक ये देखो आप, एक तो आप हो गया आप ऐसे ऐसे हाथ रगड़ रहे हो और आपने हाथ गर्म कर दिया, और दूसरा है कि आप आपके सामने गर्म कर दिए, आप दूसरे तीसरा आदमी जिसको पता नहीं आपने हाथ कैसे गर्म किए, आप उसको बोलो भाई मैंने हाथ कैसे गर्म किए, तो बता नहीं पाओगे, वो बता नहीं पाएगा कि आपने हाथ ऐसे करके गर्म किया ऐसे करके गर्म। इज ऑल्सो हीट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच, मतलब हम बता नहीं सकते कि किस तरह से क्रिएट हुआ है, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने गामा रेज से निकाला, एनर्जी इतना ज्यादा है, तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा दो चीजों के बीच में हम देखते होते हैं कितने गुना बड़ी है कितने गुना छोटी है इससे। तो अगर जब सीरीज में सबसे लास्ट में आए तो ये चीज समझे अपन, क्या नहीं समझ रहे हैं बताओ। फिर समझिए कि अगर वेवलेंथ अधिक है, हाँ, तो वो दूर तक ट्रेवल करेगा, अगर कम है बस, बस, ठीक है। तो यही चीज है, वेवलेंथ कम हुई तो उसकी एनर्जी क्या होगी, करस्पॉन्डिंगली ज्यादा होगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप सूर्य के बहुत पास नहीं जा सकते हो, या किसी हीट सोर्स के बहुत पास नहीं जा सकते हो, तो वहां पे भी एक तरीके की वेव्स निकलती होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आप चल जाते हो। हमारी बॉडी जो है जैसे विजिबल लाइट के लिए जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर तुम ज्यादा देर तक धूप में खड़े रहे तो हमें क्या हो जाएगा, तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स हमारी स्ट्रेंथ से, है ना, कि आप कितना जो देर जो है उसको सस्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने निकाला गामा रेस की एनर्जी, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, जैसे गामा रेस की हमने एनर्जी निकाली, अब आगे बात करें हम जी एक्स यूवी आई एम आर, है ना, जो हमने लिखा था ये जी एक्स यू वी आई एम आर, तो इसमें गामा रेस सबसे पहले थी, उसकी हमने करस्पॉन्डिंगली एनर्जी निकाल ली यूजिंग वेवलेंथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये रेडियल वेव्स, सबसे कम वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसी की है ना। हमने क्या बोला था कि आप इधर आओगे तो आपकी लेमडा घटेगी, है ना, लेमडा विल बी लीस्ट इस साइड और लेमडा विल बी हाईएस्ट अलोंग दिस साइड, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर तुम रेडियो वेव्स की निकाले तो रेडियो वेव की क्या होती है फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ, 10⁻³ लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, ठीक है, लगभग इतनी, ठीक है, इस रेंज के होता है। तो फिर से वही लगाओ आप एच सी और लैम्डा, देखो ज्यादा यहाँ पे आप जो मतलब जिसने पढ़ नहीं रखा है ये सब चीजें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है, ये सब कांस्टेंट है। देखो ये स्पीड ऑफ लाइट है, दिस यू मस्ट नो, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
दिस इज एच, इसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। सो इट इज 6.64 10 to the power minus 34. आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, जिससे कि आपको जूल सेकंड, ठीक है। और ये आपकी वेवलेंथ आपने लिखी थी कितनी, 6.64 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू 10 to the power 8 into 3 divided by 10 to the power 3, ठीक है। तो दिस इज करेस्पॉन्ड टू रेडियो वेव्स। अच्छा देखो, इतनी इन्वायरमेंट में इतनी सारी वेव्स हैं, हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? अब इससे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आप देखो, इससे निकालो, ये 6.64 हो गया, 19 पॉइंट कितना आ गया, 92 ही आएगा ऑब्वियसली, इंटू 10 to the power minus 34 प्लस 8, ठीक है। ये हो गया माइनस का 26, माइनस 26 माइनस 3, है ना, माइनस 3 जाएगा ऊपर, तो ये होगा 10 to the power माइनस, ठीक है ना। तो अब अगर जो कंपेयर करोगे दोनों को, इसको नोट कर लो, करना चाहो नहीं तो बढ़ते आगे। ठीक है, हो गया, फाइन। ई गामा कितना था, डिवाइडेड बाई ई ऑफ योर रेडियो, कितना था, -14 था ना, और ये कितना हो गया, माइनस का 29, ठीक है। सो ये गया, ये गया, ठीक है। ये कितना बचा, 10 to the पावर, क्या समझे, जो ई ऑफ गामा है which is very large as compared to E of radio, है ना। क्योंकि आप देखो, अगर यहां देखो तो E of गामा वेव्स जो है इस 10 to the power 15 टाइम्स E of radio, ठीक है। तो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। अब देखो 10 to the power 15 का मतलब समझ लो कितना ज्यादा है, समझ में नहीं आया। देखो हमने क्या किया, 29 है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत समझो, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे कट गया, और 10 to the power 15 मतलब जो आपकी गामा रेस की एनर्जी है वो 10 to the power 15 टाइम्स बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियो, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकला है, मतलब अगर जो आप हाथ करोगे गामा वेव्स के सामने और एक हाथ करोगे, मतलब आपने एक हाथ कर दिया गामा वेव्स के आगे, ठीक है, तो हाथ बच के नहीं आने, कोई रह जाएगा एक। हाँ, रेडियो वेव में क्या तो कोई समस्या नहीं। अब ये जो सारा ट्रांसमिशन होता है हमारा, जो हम वाईफाई यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, जो रेडियो में 98.3 91.1 92.7 95 पॉइंट जितना भी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में, तो इट इज ऑलवेज क्या बोलते हैं,
रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, तो वो हार्मफुल नहीं है, नहीं तो ऐसे हर जगह सिग्नल है, हर जगह वेव्स है, और अगर ये नुकसान करने लगे तो हर आदमी मर जाएगा ऐसे, तो अगर इस तरह का रेडिएशन हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, उनकी एनर्जी कम है बट इट्स वेवलेंथ इज वेरी मच, दैट्स व्हाई इट ट्रेवल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। भाई आप सोचो, आपने यहां से कोई कार्यक्रम प्रसारित किया, ठीक है, आपने क्या किया, उसको भेजा सैटेलाइट। सैटेलाइट पे कहाँ भेजते हैं, एक हमने बताया था जियो सैटेलाइट, है ना, मियो की कक्षा एक, लियो, जियो मियो लियो, तीन था ना, हमने बात करी थी। जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट्स, लो अर्थ ऑर्बिट्स, ऐसा कुछ था ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर थोड़ा सा पता है, अब कुछ दिन बाद आता हूँ तो भूल जाता है ना। तो एक हो गया लियो की कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, एक हो गया लियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक होता है थोड़ा जियो, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को। तो ये सैटेलाइट हमेशा कितने ऊपर रखे जाते हैं, सबसे ऊपर। वो क्यों रखे जाते हैं, हाँ, ज्यादा स्पेस जो है कवर करें, ये चीज मैंने बताई तुमको, याद है ना। तो क्या होता है, अगर जो आप यहाँ रख दोगे, क्या करेगा वो, ऐसे इतना ही कवर करेगा, यहाँ रखा तो इतना, फिर जब यहाँ रख दोगे तो वो पूरा अर्थ कवर कर लेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये फायदा होता है। तो अब क्या होता है कि भाई अगर जो आपने सबसे ऊपर रख दिया, तो क्या हुआ, उसने एक वेव क्रिएट करी, भाई उसने पहले रिसीव करा, यहां से आपने कोई सिग्नल बोला, आप यहां से बोले, ठीक है, जैसे हम लोग यहां से फोन पे बात करते हैं, तो इट गोज थ्रू योर नियरेस्ट, जो आपका ये होता है अंटीना, दैट इज टावर आपका, वेदर इट इज एयरटेल और इट इज आइडिया, वीआई है ना, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि अब तो मर्ज हो गए बेचारे लोग, ठीक है, एंड जियो, बीएसएनएल तो खत्म ही हो गया, ऑल्दो सारे सैटेलाइट्स बीएसएनएल के, बट बीएसएनएल ने खुद का ठेका बेच दिया दूसरे को, ठीक है। तो उस सिग्नल्स पे आपकी सबसे पहले जो है, जो आप बोलते हो, वो वेव्स के थ्रू कन्वर्ट होके वहां गई, फिर वो उसने क्या किया, उसने भेज दिया सैटेलाइट, फिर सैटेलाइट ने फिर जहां बात जिसको फोन मिलाया होगा, उसको एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, उस फ्रीक्वेंसी की वेव जो है उस पे टावर पे गई, और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है आपके मोबाइल। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप ज्यादा मोबाइल का यूज मत करिए, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेव्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हर मोबाइल का कुछ सिग्नल ये होता है, क्या बोलते हैं, अ, इसको बोलते हैं रेडिएशन डोज, हर मोबाइल का होता है। आप अगर देखोगे तो उसका एक नंबर होता है, आई थिंक इट इज स्टार हैज 000 हैज, है ना, ऐसा कुछ रेडिएशन जिससे आप पता कर सकते हो, स्टार हैज 09 हैज समथिंग, देयर इज नंबर जिसके थ्रू आप रेडिएशन की वैल्यू पता कर सकते हो, देखना, है ना, रेडिएशन की सारी वैल्यू आती है। तो ये जितने भी कॉस्टली फोन्स होते हैं उनमें ये रेडिएशन जो है ऑप्टिमाइज किया जाता है ना, लाइक वन प्लस, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, सैमसंग का जो S23 S22 जो अल्ट्रा फोन्स होते हैं, उनमें सब यही काम किया जाता है कि रेडिएशन को कम से कम किया जाता है, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स सजेस्टेड कि आप जो है कम से कम मोबाइल का यूज करें, लेकिन अब तो खैर ऐसी चीजें नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो रेडिएशन ये हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो आपको, है ना, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कितने जो है, कितने गुना जो है ज्यादा बड़ा है, तुम समझ गए, नहीं वो, ये तुमको बोल रहा हूँ 10⁻15 कैसे है वो समझ गए, है ना, और ये गामा जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग,
ये हाँ आप ठीक है ठीक है ठीक एक ये नंबर डायल करना स्टार हैश 0000 4 बार 0 हैश पता ही नहीं पता है नंबर स्टार हैश 4 बार 0 फिर हैश पता है नहीं आ रहा है स्टार हैश 09 कुछ होता है ना रेडिएशन लेवल चेक करने का वैल्यू आता है उससे चलो छोड़ो थोड़ा सा हम लोग जो है ये चीज समझ में आई कैसे रेडिएशन किस तरह से एनर्जी क्या डिफरेंस है क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं कि रेडिएशन के पास नहीं जाना चाहिए है ना और गामा रेस क्यों इतनी खतरनाक होती है हमने पूरा कैलकुलेट किया उसको है ना 10⁻13 टाइम थोड़ा सा आप लोग जब ये कंपेयर करोगे ना इससे आपको रखना नहीं है जीएफसीपी आई है मान ठीक है गामा रेस का रखिए आप क्या करोगे -12 होती है मीटर और एक होगी 10⁻3 तो एक रफ सा आइडिया दिमाग में रखना चाहिए आप ये कोई नहीं बोलेगा कि आप रखोगे हर चीज का ना मतलब रफ एस्टिमेट दिमाग में होना चाहिए क्यों ऐसा है ना तो स्टार है 07 है हाँ स्टार है 07 है तो उसमें जो है ऐसे आप स्टार है 07 एस यस देखो सब कुछ आ गया अब आरएफ एक्सपोजर में आप जाओ सार वैल्यूज होती है इसीलिए देखो सब रेडिएशन का ही रीजन होता है जैसे आप देखो आ गया ना कितना है 4 पॉइंट समथिंग होगा सार वैल्यू कितनी आई 1.1 मतलब अब हर फोन में अलग अलग आएगा देखो किसी का दूसरा वैल्यू आया होगा किसका 4 बार तो नहीं आ गया किसी का कितना आया हाईएस्ट किसका आया भाई तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा वैल्यू है चलो छोड़ो अलग अलग है और इसमें हर जगह ना एक सॉफ्टवेयर होता है सीपीयू सेट वो आपके मोबाइल की हर एक सेंसर को बता दो क्या क्या मोबाइल में इंस्टॉल हो रखा है रैम कितनी है आपकी बैटरी कितनी बच रही है हर चीज बता देगा फॉर एंड्रॉइड आईओएस समझिए हाँ सबसे ज्यादा सबके अलग 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 तो सार वैल्यूज जो है अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किया है इससे इतना नीचे होना चाहिए जैसे नहीं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको कार में 2 एयर बैग रखनी होंगे आपसे तो इट ऑल डिपेंड्स आपका जितना कॉस्ट बढ़ता जाता है उसका ये रुपये कम होते जाता है ठीक है ठीक है तो वेव्स अच्छा वेव्स थोड़ा देख लेते हैं देखो वेव्स जो है अगर जस्टिफाई करेंगे तो 3 तरह की वेव्स हमने पहले ही बताया था चीज
ये तो पहले भी बात करी थी हमने, अनुप्रस्थ अंधैर्घ्य तरंगों की बात करी थी, है ना। थोड़ा सा इसमें और एक चीज देख लो, क्योंकि मैटर वेव भी एक होती है। मैटर वेव क्या होती है अक्षय? मस्ट नो दिस, मैटर वेव्स, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। मैटर वेव, हाँ, हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, राइट। तो जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली तीन तरह की हैं। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल, दूसरा ईएम या नॉन मैकेनिकल, है ना, या फिर तीसरा क्या हो गया आपका मैटर वेव। ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं। तो मैकेनिकल मैकेनिकल वेव तो आप समझ रहे हो कि सिंपली माध्यम में तो पानी भरा है, ठीक है। आपने जो है पहली होगी मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे, है ना, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। दूसरी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज विद्युत चुंबकीय, है ना। और तीसरा हो गया मैटर वेव, पदार्थ, है ना। पदार्थ तरंग बोलेंगे, मैटर को क्या बोलेंगे, है ना, द्रव्य तरंगे, राइट, द्रव्य तरंगे, है ना। तो वन इज यांत्रिक, दूसरा इज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा हो गया आपका मैटर वेव्स। तो जो मैकेनिकल है वो तो पता ही है, देयर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल, अनदर वन इज ट्रांसवर्स, ठीक है। जो ईएम वेव्स था ना, इसी का मैंने पूरा स्पेक्ट्रम बताया, वो जीएक्सबी आईएम कैसे कैसे जो है उसमें किन किन वेव क्या बोलते हैं वेव्स के करस्पॉन्डिंग क्या क्या एनर्जी होती है, और कैसे हम लोग उस चीज को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो मैकेनिकल वेव, उसको बता दिया भाई, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य, है ना, जिस डायरेक्शन में माध्यम मूव कर रहा हो उसी डायरेक्शन में आपको पार्टिकल मूव कर, ठीक है। और दूसरा होता है जैसे जैसे आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे छोड़ दिया तो ऊपर नीचे मूव कर रही है ना, वो हो गया अनुदैर्घ्य। लेकिन अगर जो उसी स्प्रिंग को या डोर को आपने इससे बांध दिया, क्या बोलते हैं, इससे दीवार से, और फिर ऐसे से उसको मूव किया, तो उसमें क्या होगा, ऐसे वेव बनेगी, है ना। अगर जिसको आप बांध दो इस तरह से वेव को, ठीक है, माध्यम के करस्पॉन्डिंग, ये मान लो भाई इधर आपने पकड़ा, ठीक है, ठीक है, आप इसको जो है ऐसे मूव कर दो, तो क्या होगा, एक साइड ऊपर गया, एक साइड नीचे, फिर एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, माध्यम के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे मूव करे, इट इज कॉल्ड, हाँ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे भाई ये अनुप्रस्थ हो गया। अब दूसरी बात देखो, ईएम वेव तो पता ही है, इट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। ईएम वेव जो है हमेशा अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो है कंबाइनली जो है मूव करते होते हैं। इनकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लास्ट में दैट इज मैटर वेव, वो इम्पोर्टेंट। तो अभी क्या है, जितने भी नए नए पदार्थ हैं, हिग्स बोसॉन हुआ, ठीक है, या क्या बोलते हैं पाइऑन हुआ, ठीक है। पाइऑन मैंने बताया था कल, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करी थी, तो हाँ मैंने आपको बताया था ना, कल आप आए थे नहीं आए ना, लास्ट में आए थे। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फोर्स में, न्यूक्लियर फोर्स में क्या बात करी थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो उनका इंटरेक्शन हो रहा था बिकॉज ऑफ पाई मेसॉन्स, है ना, पाइऑन्स, उसको पाई मेसॉन्स भी बोलते हैं। बहुत देखो, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें बस मान लेना होता है, ये वही चीज है। नोबडी हैज सीन दिस न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि हमारी जो आईज होती है ना, उनका रेजोल्यूशन नहीं, कि हम वो चीजें देख सके। रेजोल्यूशन क्या होता है, अगर जो मैं आपको बोलूं जैसे मैं बोलूं कि ये दो चीजें जो है आपस में रखी हुई है, इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, आप बोलोगे सेपरेशन नहीं है, ऐसे देखो जोड़ दी मैंने, सेपरेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो सेपरेशन दिखेगा,
कुछ कुछ सेपरेशन जरूर दिखेगा। कुछ जो है आपको, जैसे आप देखो क्या बोलते हैं, एक हेयर तोड़ो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसको जो है स्टडी करो, तो आप क्या बोलोगे? एक हेयर की अगर थिकनेस निकालना बोलोगे तो आप पटरी से नहीं निकाल सकते। तो उसकी क्षमता नहीं है पटरी की कि वो आपकी जो है, जो स्केल होता है मेजर नहीं कर सकती हेयर स्केल। तो उसको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। पहले का मतलब क्या हुआ, हमारे इतनी क्षमता या रेजोल्यूशन नहीं है कि हम उस चीज को देख पाए। और रेजोल्यूशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप दो चीजों को सेपरेट देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, ये मीनिंग है ना। कि एक चीज का जो है, चलो छोड़ो उसको, इतना नहीं करते हैं अभी। रेजोल्यूशन बस ये समझ लो कि चीजों को आप कैसे अलग अलग देख सकते, ठीक है। तो हमने बात की, हाँ, अगर जो मैटर वेव की बात करें तो देखो, जैसे आपकी लाइट होती है ना, लाइट में क्या हुआ, फोटॉन। फोटॉन सुना है सीधे, है ना, फोटॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। फोटॉन भी एक तरीके का पार्टिकल है जिसका मास होता ही नहीं, जिस मासलेस था, है ना, है कि नहीं? क्योंकि अगर जो आप मास मान लोगे तो उसका जो ये है ना, मास इनफाइनाइट है सकता, क्योंकि एम बराबर फिजिक्स का, आपको क्या फिजिक्स है, कौन सब्जेक्ट है आपका? बीएससी कर रखी है ना, तो तुमने पढ़ा होगा एम बराबर एम जीरो अंडर रूट, एम बराबर एम जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। तो वहां पे अगर जो फोटोन है आपका, तो फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। तो एम, जब आप सी इक्वल टू बी रखोगे तो एम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, which is नॉट एक्सेप्टेबल। या लाइट इतनी वजन होगी कुछ ही नहीं पाए, ऐसा तो नहीं। तो लाइट, हम फोटोन की जो मास होता है उसको जीरो मानते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। फोटोन एक ऐसा है जिसका मास जीरो है एंड इट हैज नो चार्ज, बस ये मान लो कि बस है। तो वही चीज बोले ना, कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है। So, फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, वी हैवंट सीन दिस थिंग्स, हमने नहीं देखा। हाँ, एटम वी हैव सीन, एटम आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ, हाँ, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप ये सिंपल जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगा उससे नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी वो क्षमता नहीं है। वो आपको खाली जो है मैग्नीफाई कर देगा। ये जो आप तो इवन कैमरास इतने अच्छे आ गए हैं कि आप उसी से काफी अच्छी अच्छी जो है इमेज ले सकते, मैग्नीफाई करके। तो कहने का मतलब ये है कि रेजोल्यूशन ऑलवेज मैटर्स। तो आप देखो, अगर मैटर वेव्स की बात करें तो मैटर वेव में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ है, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो आप उनका पोजीशन नहीं बता सकते। जैसे मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो आप यहां से यहां तक आप गए, तो आपकी पोजीशन बता सकता हूँ कि ये जो है इतने स्पीड से जा रहा है और इस बंदे की पोजीशन ये है। लेकिन अगर जो आपकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाए, इस तरह से लाइट के फोटॉन्स चलते हैं, लाइट में क्या होता है, छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं। अगर जो हम, क्योंकि लाइट है डुअल नेचर, ठीक है, उसके पास पार्टिकल का भी करेक्टर है और उसके पास वेव का भी करेक्टर है। तो अगर डुअल करेक्टर है तो लाइट में अगर हम पार्टिकल नेचर माने तो इट मीन्स वो पार्टिकल जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ। अगर जो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो आप सोचो कि किसी आप देखो, अगर ये पार्टिकल्स है लाइट के, मान लो, है ना, और ये बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, ट्रेवल्स विद v इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जाए कि ये वाला, अगर हम इसको बोलते हैं ये हमारा ए वाला फोटोन है, इसकी आप पोजीशन बताओ क्या होगी 10 सेकंड बाद, तो आप नहीं बता सकते। आप बोलोगे, हाँ, आप एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हो कि ये यहाँ हो सकता है, बट वी कांट जस्टिफाई। अगर हम कितने से स्पेस में इसको माने, किसी बक्से के अंदर हमने लाइट डाली और ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया, इससे कितने टाइम में, तो
किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में लेट्स से t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड में आपको बताना है कि इसकी पोजीशन कहां पे होगी, तो आप नहीं बता सकते। आप बोलोगे कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये 0 से लेके मतलब अगर इसकी लेंथ हम l मान लें, ये अगर जो पूरा इंक्लोजर l लेंथ का है तो हम खाली ये बोल देंगे कि इस l लेंथ के जो हमारा ये पात्र है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो किस जगह भी हो सकता है। एक तरीके से अगर जो हम देखें तो ऐसे, दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, उसके पाए जाने की है ना संभावना क्या है। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज लेंथ। तो कहीं यहाँ पे जो है मैक्सिमम होगी, ठीक है, हो सकती है बट वी कांट जज। हो सकता है वो ऐसे भी कर्व बन जाए, ऐसे ही बन जाए, ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो कहने का मतलब ये है अगर तो पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहा है तो उसकी आप स्थिति नहीं बता सकते किस जगह। तो इसको एक सिद्धांत था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, तो दैट वाज डेल्टा पी डेल्टा एक्स, हाँ दैट इज डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन, है ना। सो इट इज एच क्रॉस जो होता है आपका एच अपॉन ठीक है। तो अब यहां से आप करके भी देख सकते हो, अगर जो करना चाहो तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 × 10⁻⁻31 और स्पीड अगर जो मान लो c, है ना, दैट इज 3 × 10⁸। तो यहां से डेल्टा एक्स निकालो, इट इज वेरी लेस। आप बता ही नहीं सकते किस जगह पे डिफाइन करो। ठीक है ना। तो अगर तो p बहुत ज्यादा है, इज वेरी हाई, यू कांट जज दिस, ये बहुत ही कम हो रहा है, बहुत कम है, देखो करके बहुत कम हो रहा है। अगर ये इनफाइनाइट मान ले, नियरली इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू जो है डिफाइन नहीं कर सकते। तो और इसी में जो है प्रिंसिपल आपका उसको बोलते हैं, पहले जो आए जो आप जिसने मैटर वेव दिया दैट वाज डी ब्रोगली, है ना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, है ना, एच अपॉन पी मतलब हर वेव के करस्पॉन्डिंग एक मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ज्यादा वेवलेंथ कम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, कितनी तेज आपका पार्टिकल चल रहा है उसके हिसाब से आपका मोमेंटम डिसाइड होगा। ठीक है, अगर जो आपका मास बहुत ज्यादा है तो आप धीरे धीरे, अगर जो आपका मास कम होगा तो बहुत तेज। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है मास कम होता है, वो तेज और वेलोसिटी तो होती है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा होता है क्योंकि वो हाई वोल्टेज डिफरेंस के थ्रू है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मोमेंटम समझ गए, संवेग, संवेग क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। ठीक है, तो ये जो है लेफ्ट साइड इक्वल्स टू एच अपॉन एम, ठीक है, ये चीज होती है। अब ठीक है, तो आज जो है हम लोग यही तक करते हैं और कल जो है लेट्स सी कल क्या होता है। तो कल हो सकता है मेरी क्लास ना हो और दिन में कल क्लास करूंगा, सोच रहा हूँ 2 दिन से कम हो ही जाएगा आज तो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, आपको समझ में आया, आप क्या नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो थोड़ा सा जो है और किस कोई ऐसा है केस तुमको,
हाँ देखो क्या था, हमने बात करी पहले, शुरुआत से बात कर रहा हूँ। शुरुआत हमने कहाँ से करी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग, क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं हिंदी? परास, है ना? क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो वो एक तरीके की पट्टी हो गई इतनी बड़ी, मान लो ऐसे, ठीक है। और उस पट्टी में हमने क्या किया, एक वेवलेंथ रखी। वेवलेंथ मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा, इसको बोलते हैं हम लेंदा, ठीक है। एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, दैट इज लेंदा, ठीक है। अब इसके अनुसार हमने जो है उस स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया, परिभाषित किया। अब उसमें क्या था, जो सबसे कम जिसका लैम्डा था वो क्या हो गया, गामा रेज, ठीक है। सबसे कम ऐसे था ना, देखो, GHUBIMR, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम मतलब ये ऐसे हो रहा है, और जितना पास आ जाएगा, ठीक है, सबसे कम वो होगा आपका गामा, ठीक है। फिर उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर हो गया एक्सरेज, फिर उससे थोड़ा बड़ा अल्ट्रावायलेट, फिर हो गया विजिबल, ठीक है। फिर हो गया अल्ट्रावायलेट, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट को? पराबैंगनी, है ना। फिर हो गया विजिबल, मतलब दृश्य, है ना। इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवरक, ठीक है, आवरक तरंगे। माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंगे, है ना। फिर रेडियो वेव को रेडियो वेव, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए लेमडा इसका होगा, मतलब सबसे ज्यादा चौड़ करके चलेंगे ऐसे, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा एकदम जो सिमट के चलेंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गया, ये दूरी पता है। ये दूरी हमने कितनी बताई? 10⁻⁻12, ठीक है। देखो ये तो 10⁻⁻12 तो पता ही है, मतलब एक डिवाइड बाई 10⁻12, एक को हमने 10⁻12 छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, ठीक है। तो बहुत सूक्ष्म हो गया। अब अगर जो बात करें हम आर की, रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव के इसमें क्या हो गया, 10⁻3, मतलब बहुत बड़ा है ना। जो वेव ट्रेवल करती है वो लगभग जो है इतनी चौड़ी है। और उसके केस में क्या बोलते हैं, जो आपकी गामा केस में ऐसा है, ठीक है। ऑल्दो वेव्स इतनी पतली हो गई, लेकिन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि अब क्या होगा, इतनी ही डिस्टेंस मान लो, इतनी डिस्टेंस में एक तो इतनी वेव चल रही, ठीक है, और एक इतनी डिस्टेंस में ऐसे 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 करके ये, तो किसमें वेव्स ज्यादा हो गई? इसमें, ये मान लो एक सेकंड में इतना वेव ट्रेवल किया, इसने एक सेकंड में इतना कर लिया, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ज्यादा वेव्स बन, जब ज्यादा वेव्स बनेंगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। बस ये दिमाग में, मतलब एक कहा जाए कि अगर तो कोई एक बोलता है ना, संगठन में ज्यादा शक्ति होती है। अब एक अकेले आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कोई नहीं आपकी बात है, लेकिन आप जाके 10 लोग लेके जाओ, ऑल्दो बोलने वाले खाली एक ही दिन लोग आ गए, लेकिन 10 लोग जाओगे तो उनकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सेम यहाँ भी है, अगर जो वो वेवलेंथ जो है क्या बोलते हैं कम हो गई, तो क्या होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मिट गए उतनी जगह में। एक तो इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं, और एक कमरे में जो है 60 लोग बैठ जाए, तो किसकी जो है ज्यादा वैल्यू, 60 लोगों की होगी। तो बस वही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा गामा रेज है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी मैंने निकाल के भी बताया है ना, एक फॉर्मूला है जो, मतलब उसके अलावा हम डाल नहीं सकते कहीं पे, कि कोई दूसरा यूज कर ले। तो एक तरीके से जैसे चाल बराबर यूज करते हो दूरी बटे समय, उसी तरह से एक फॉर्मूला हो गया, एनर्जी बराबर प्लैंक नियतांक इंटू क्या बोलते हैं प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो एच हो गया आपका प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक छोड़ दो, उसकी वैल्यू जो होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपने सी की वैल्यू रखी 3×10⁸, फिर लेमडा की वैल्यू रखी, इसको हमने कैलकुलेट किया सब वैल्यू को,
देखो सी सैट में आप लोग दोगे पेपर, वहां पे कैलकुलेशन ही तो पूछ रहे हैं। सी सैट जो होता है मैथमेटिक्स का, उसमें इस बार तो बहुत टफ है, इस बार तो बहुत ज्यादा हैवी आया था ना पेपर। मेरे एक दोस्त का हुआ है, तो सब मेल से था इसमें, दोनों तीसरा होता है, जूनियर है, जूनियर का भाई है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो उसमें उसका मैथ्स ही था, उसका जो स्ट्रीम था ही वाज बीएससी मैथ्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखनी होगी ना, जैसे एक्स इक्वल लैम्डा लिख दिया तो उसकी वैल्यू निकाली, आप आपने कितना आ गया वैल्यू 19.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 या 15 कितना आया, हाँ 14 ना। और दूसरी वैल्यू आई थी माइनस का 29, है ना। फिर हमने दोनों को डिवाइड किया तो ये पाया कि भाई 10 टू द पावर 15 टाइम्स मच स्ट्रॉन्गर है क्या, गामा रेडिएशन एज कंपेयर टू अवर रेडियो वेव। अब उसके आधार पर हमने बताया कि जो है आपके सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं ये कौन सा रेडिएशन जिसके होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रेडियो वेव्स, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो दूर तक ट्रेवल कर लेगी, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। मान लो यही गामा रेज कर दे, वहां से गामा रेज भेज रहा है तो आ ही नहीं पाएंगे सरफेस, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है, वही सिमट कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी लेकिन वही सिमट कर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको अर्थ पे हमें वेव्स भेजनी है तो कौन सी वेव भेजोगे, रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स भेजोगे, रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो ट्रेवल करेंगे मीडियम के थ्रू, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है ना? समझे, आप समझे थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या समझ में आया, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, है ना, ज्यादा जो है सिमट जाएंगे जाके। फिर दूसरी चीज क्या समझी हमने कि मैटर वेव्स कैसे क्या काम करती है। मैटर वेव में मतलब अगर बहुत तेज कोई चीज मूव कर रही है, आप जैसे आप है डेली यहाँ आ रहे हो, ठीक है, डेली कॉलेज आते हो, लेकिन बीच में कहीं डेली जो है इधर चले जा रहे हो, कहीं उधर चले जा रहे हो, तो आपके घर वालों को नहीं पता है बात, आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो आपकी स्थिति नहीं बता पाए, है ना, कहीं इधर भाग गए कहीं इधर भाग गए, तो आपके घर वाले तो यही जानेंगे कि आप यहीं हो, लेकिन आप कहीं दूसरी जगह हो। तो इस तरह से क्या होगा, आप अनडिटरमाइंड हो, मतलब अनिश्चितता आ गई आपकी स्थिति, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो कोई चीज बहुत तेज चलती तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। इस तरह से जो है आप थोड़ा सा पढ़ोगे, बाकी आज का लग रहा है आपको, आपको समझ में आया अभी, नहीं आया, थोड़ा सा आया, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मैडम आएंगी, वो टाइम लगा है। ठीक, एक दिन में पेन लेके चला गया, दूसरे भी गए, दूसरे दिन आके गया ठीक है मैडम।